प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरपी स्टडी फीवर के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों, चैनल पर बीएसटीसी 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लासेस लगाई जा रही हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं बीएसटीसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आपको एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। टोटल राजस्थान जीके के 50 प्रश्न दोस्तों आज की क्लास में हम करने वाले हैं, तो क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, सारे के सारे प्रश्न अटेंड करने हैं। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1913, 1918, 1919 या फिर 1920। जल्दी से पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना दोस्तों कब हुई थी, यही आपको बताना है। तो जल्दी से पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास होने वाली है, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है दोस्तों 1919 के अंदर हुई थी, और इसकी जो स्थापना दोस्तों वर्धा के अंदर हुई थी। और इसके बाद दोस्तों 1920 के अंदर दोस्तों इस राजस्थान सेवा संघ को आपके अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो तीसरा ऑप्शन पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, करौली का विलय किसमें हुआ था? राजस्थान संघ में, हाड़ौती संघ में, मत्स्य संघ में या फिर वृहत राजस्थान में? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। करौली का जो विलय दोस्तों राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में हुआ था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? देखिए करौली की मैं बात करूं, इसका जो विलय है वो देखिए 18 मार्च 1948 को दोस्तों इसका जो है आपके जो है ये संघ बना था करौली। और ये दोस्तों मत्स्य संघ में इसका विलय हुआ था। मत्स्य संघ का निर्माण होता 18 मार्च 1948 को। करौली भी इसी में शामिल था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 4 रियासतें मत्स्य संघ में शामिल थी, और ये राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण भी था। तो तीसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, परमवीर चक्र के बाद भारत का दूसरा उच्च शौर्य अलंकरण कौन सा है? अशोक चक्र, महावीर चक्र, भारत रत्न या फिर शौर्य चक्र? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। परमवीर चक्र, जिसे हम दोस्तों शॉर्ट में पीवीसी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद भारत का दूसरा शौर्य जो उच्च शौर्य अलंकरण है वो कौन सा है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, तो जल्दी से बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। परमवीर चक्र के बाद देखिए सबसे बड़ा तो परमवीर चक्र है, लेकिन उसके बाद भारत का दूसरा उच्च शौर्य अलंकरण है वो है दोस्तों आपका महावीर चक्र, यानी कि दूसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, गेब सागर नामक झील का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन है झुंझुनू, डूंगरपुर, टोंक या फिर जोधपुर। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जो गेब सागर झील है उसका संबंध कौन से जिले से है, या गेब सागर झील दोस्तों कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर इसका बताइए। सभी को आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। देखिए इसी गेप सागर को कहीं कहीं पर दोस्तों गेप सागर भी पढ़ा जाता है, ठीक है ना। गेप सागर भी पढ़ा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही है। तो गेप सागर झील कौन से जिले में स्थित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों गेप सागर झील की मैं बात करूं, ये आपके डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है, यानी कि दूसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जल्दी से, यहाँ पर पूछा गया है, मांडलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? करौली में, हनुमानगढ़ में, सिरोही में या फिर भीलवाड़ा में? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, सभी को यहाँ पर आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। मांडलगढ़ दुर्ग कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए करौली की बात करूं, यहाँ पर एक प्रसिद्ध दुर्ग है, वो है आपका तिमनगढ़ का किला, जिसके बारे में बीएसटीसी की परीक्षा में काफी बार प्रश्न आया हुआ है। बाकी एग्जामों की मैं बात करने नहीं कर रहा हूं, लेकिन बीएसटीसी की परीक्षा के अंदर दोस्तों यहाँ से प्रश्न आया कि तिमनगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो करौली के अंदर स्थित है। हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों आपके भटनेर का दुर्ग है। भटनेर का दुर्ग है, जिसे दोस्तों उत्तरी सीमा का प्रहरी नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो मांडलगढ़ दुर्ग है दोस्तों वो आपके भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, घड़ियाल किस अभ्यारण्य में मिलता है? सीता माता, चंबल, सज्जनगढ़ या फिर ताल छापर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। घड़ियाल जो है दोस्तों कौन से अभ्यारण्य में सर्वाधिक मिलता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर इसका बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों सीधा एग्जाम में उठाकर पूछ लिया जाता है कि घड़ियाल दोस्तों कौन से अभ्यारण्य में मिलता है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर इससे बताइए। सभी को यहाँ पर आंसर बताना दोस्तों, सभी को आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। तो घड़ियाल की मैं बात करूं तो ये दोस्तों सर्वाधिक जो है आपके चंबल अभ्यारण्य के अंदर मिलता है। दूसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए।
अगला पूछा गया गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? लक्ष्मणगढ़ में, नीम का थाना में, हर्ष पर्वत में या फिर दांतीवाड़ा में? जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर इसका बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास होने वाले, टोटल 50 प्रश्न आज की क्लास में करने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न दोस्तों बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है और किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जरूर जाता है। और बीएसटीसी 2024 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गणेश्वर सभ्यता दोस्तों कहां पर स्थित है यही आपको बताना है। तो गणेश्वर सभ्यता की मैं बात करूँ, आपके नीम का थाना के अंदर है, ठीक है ना, जो नया जिला बना है नीम का थाना, वहां पर दोस्तों आपके गणेश्वर सभ्यता स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमीर मदमर्दन किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने, जयसिंह सूरी ने, बाण भट्ट ने या फिर लक्ष्मण सेन ने? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। हमीर मदमर्दन जो है दोस्तों किसने लिखा था यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर इसका बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, हमीर मदमर्दन के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो किसने लिखा था ये आपको बताना है। सभी को यहाँ पर आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। हमीर मदमर्दन के बारे में जरूर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। देखिए चंद्रबरदाई ने तो आपको मालूम है दोस्तों पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा था। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा था, लेकिन हमीर मदमर्दन किसने लिखा था? तो करेक्ट आंसर की मैं बात करूं, जयसिंह सूरी ने दोस्तों आपके हमीर मदमर्दन लिखा था, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था? बदन सिंह, राजाराम, चूड़ामन या फिर सूरजमल? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है एग्जाम के अंदर। यहाँ से दोस्तों एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है, सिर्फ आपको दोस्तों डेली क्लासेस चैनल पर जो लगती है वो आपको अटेंड करनी है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताइए इसका। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक इनमें से कौन था यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य को जो संस्थापक था वो आपके चूड़ामन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है विषम घाटी पंचानन के नाम से किसे जाना जाता है? राणा सांगा को, राणा कुंभा को, राणा हमीर को या फिर राणा प्रताप को? जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताइए इसका। विषम घाटी पंचानन के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, सभी को यहाँ पर आंसर बताना। देखिए विषम घाटी पंचानन का अगर बात करूं अर्थ के बारे में, तो इसका अर्थ है दोस्तों विषम परिस्थितियों में, यानी कि दुर्लभ परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में शेर के समान जो रहता है उसे विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। तो विषम घाटी पंचानन इनमें से दोस्तों किसको कहा जाता है यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। देखिए राणा प्रताप को तो आपके मारवाड़ का शेर कहा जाता है, ठीक है ना, इनके बारे में सभी जानते हैं। राणा सांगा की बात करूं, इन्हें हिंदूपत नाम से जाना जाता है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है हिंदूपत नाम से किससे जाना जाता है, तो राणा सांगा को जाना जाता है। राणा कुंभा की बात करो, राणा कुंभा को देखिए आपके हिंदू सुरत्राण, चाप गुरु, दान गुरु, इन सभी, अभिनव भट्टाचार्य, ये काफी सारी उपाधियां जिनके जो दोस्तों राणा कुंभा की है, सर्वाधिक उपाधि आपके राणा कुंभा की है। तो इनके बारे में भी पूछा जाता है। विषम घाटी पंचानन के बारे में बात करूं, राणा हमीर को दोस्तों आपके विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों मेवाड़ का जो उद्धारक है, मेवाड़ का जो उद्धारक है दोस्तों वो भी आपके राणा हमीर को ही कहा जाता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहां पर पूछा गया दोस्तों राजस्थान की राधा के नाम से किसे जाना जाता है? संत राणाबाई को, संत मीराबाई को, दयाबाई को या फिर सहजोबाई को? कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की राधा के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? एग्जाम के अंदर काफी बार ये प्रश्न आया हुआ है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना, राजस्थान की राधा के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों संत मीराबाई को, ठीक है ना, संत मीराबाई को आपके राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार की भक्ति राधा ने श्री कृष्ण के प्रति की थी उसी प्रकार दोस्तों आपके राजस्थान के अंदर श्री कृष्ण की जो भक्ति की थी वो संत मीराबाई ने की थी। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राजस्थान के कितने दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है? 5, 6, 7 या फिर 9? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। एग्जाम के अंदर यहां से दोस्तों प्रश्न जरूर आता है कि कितने दुर्ग राजस्थान के यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी को यहाँ पर आंसर बताना, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो राजस्थान के टोटल देखिए आपके 6 दुर्ग आपके यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है, जिसकी ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। एक फेमस ट्रिक है दोस्तों इसको याद करने की, चीकू गाजराम। और ऐसे में दोस्तों 6 दुर्ग आपको याद नहीं होते, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। चीकू गाजराम 3 शब्द आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें देखिए ची का अर्थ है आपका चित्तौड़गढ़ का किला,
कू से अर्थ है दोस्तों आपका कुंभलगढ़ का किला, गा से आपका मतलब है दोस्तों गागरोन का किला, और ज से मतलब है दोस्तों आपके जैसलमेर का सोनारगढ़ किला, र से मतलब है दोस्तों सवाई माधोपुर का आपका रणथंभौर का किला, और आम से मतलब है दोस्तों जयपुर का जो आमेर का किला। ये जो 6 किले दोस्तों इन्हें आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इनके अलावा दोस्तों कोई भी दुर्ग शामिल नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया ट्रिक है दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से आप 6 के 6 दुर्ग को याद रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी रानियों हेतु 9 महलों का निर्माण किसने कराया था? सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने, सवाई मान सिंह ने, या फिर सवाई जय सिंह ने? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी को यहाँ पर आंसर बताया तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? नाहरगढ़ जो दुर्ग है उसमें अपनी रानियों हेतु 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? देखिए नाहरगढ़ दुर्ग ये आपके जयपुर के अंदर स्थित है। इसी दुर्ग को दोस्तों आपके सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों सवाई माधो सिंह द्वितीय की जो 9 रानियां थी उन 9 पासवानों के लिए दोस्तों एक जैसे 9 महल बनाए थे, ठीक है ना, नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर, जिसे सुदर्शनगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। तो कौन से शासक ने दोस्तों यहाँ पे 9 महलों का निर्माण कराया था? तो वो थे दोस्तों आपके सवाई माधो सिंह द्वितीय, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, चरी व घूमर किस जनजाति का नृत्य है? कंजर जनजाति, भील जनजाति, गुर्जर जनजाति, या फिर कथोड़ी जनजाति? जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। चरी और घूमर जो है कौन सी जनजाति के नृत्य है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में सीधा उठाकर पूछ लिया जाता है, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? चरी और घूमर जो है कौन सी जनजाति के नृत्य है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। देखिए कंजर जनजाति के बारे में जो पूछा जाता है वो है दोस्तों आपके चक्री नृत्य। चक्री नृत्य जो है दोस्तों आपके कंजर जनजाति के, जबकि भीलों के बारे में पूछा जाता है जो गेर है, ठीक है ना, गेर हो गया, आपके गौरी हो गया, ये जो नृत्य है दोस्तों आपके जो है भील जनजाति के प्रसिद्ध है, ठीक है ना, ये आपके भील जनजाति के प्रसिद्ध है। चरी और घूमर के बारे में मैं बात करूँ, आपके गुर्जर जनजाति के दोस्तों नृत्य प्रसिद्ध है, चरी नृत्य। चरी नृत्य के बारे में आपको मालूम दोस्तों फल्गुबाई दोस्तों इस नृत्य को दोस्तों प्रसिद्धि दिलाई थी फल्गुबाई ने, ठीक है ना। तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले को लगभग 2 भागों में बांटती है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, या फिर झालावाड़? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। देखिए यहाँ से दोस्तों एग्जाम में एक ना एक प्रश्न जरूर बनता है, ठीक है ना। कर्क रेखा से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिले को लगभग 2 भागों में बांटती है? तो देखिए दोस्तों कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर बहती है, 2 जिलों से होकर जाती है। जो 2 जिले हैं वो है दोस्तों एक तो आपका डूंगरपुर, एक है बांसवाड़ा, ठीक है ना। बांसवाड़ा के दोस्तों लगभग देखिए राजस्थान में डूंगरपुर के बिल्कुल दक्षिणी छोर से दोस्तों आपकी जो है कर्क रेखा जाती है, और बांसवाड़ा के बिल्कुल बीचों बीच से दोस्तों आपकी कर्क रेखा जाती है। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली जो नदी है दोस्तों वो आपके माही नदी है, ठीक है ना, माही नदी हो जाएगी वो। और कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले को लगभग 2 भागों में बांटती है? देखिए बांसवाड़ा। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिले के लगभग दक्षिणी भाग से गुजरती है, तो वो होगा दोस्तों डूंगरपुर। जबकि ये पूछे कि राजस्थान को कौन से जिले को 2 भागों में बांटती है, तो उसका आंसर दोस्तों आपका बांसवाड़ा होने वाला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग प्रदेश मरुस्थल का भाग नहीं है? मरुस्थल का भाग है, मैं आपकी जगह माही बेसिन, लूणी बेसिन, बनास बेसिन, या फिर चंबल बेसिन? जल्दी से आंसर बताइए इसका। इनमें से कौन सा भौतिक विभाग प्रदेश दोस्तों आपके मरुस्थल का भाग है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जो आपके थार का मरुस्थल है उसका दोस्तों भाग इनमें से कौन सा है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। देखिए राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को वैसे 4 भागों में बांटा गया, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो आपके थार का मरुस्थल है। उसके बाद दोस्तों अरावली पर्वतमाला का नाम आता है, फिर आपके पूर्वी मैदानी का नाम आता है। उसके बाद दोस्तों आपका चौथा जो है वो हड़ौती के पठार का आता है। तो कौन सा भौतिक विभाग इनमें से है जो दोस्तों आपके मरुस्थल का भाग है, यानी कि जो थार का मरुस्थल है भौतिक प्रदेश, उसका भाग इनमें से कौन सा है? तो इनमें से देखिए जो लूणी बेसिन है वो आपके थार के मरुस्थल का भाग है। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक उतार चढ़ाव किस जिले में मिलता है? अजमेर, सिरोही, जैसलमेर, या फिर बाड़मेर? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक उतार चढ़ाव कौन से जिले के अंदर मिलता है, यही आपको बताना है। तो आंसर बताइए जल्दी से इसका। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, यहाँ से प्रश्न जरूर पुटअप होता है एग्जाम के अंदर, तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक उतार चढ़ाव कौन से जिले के अंदर मिलता है? तो
क्लास को देखिए एंड तक वॉच करना है, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में आने लायक है। टोटल 50 प्रश्न आज की क्लास में करने वाले हैं और एक एक प्रश्न दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक जो उतार चढ़ाव है वो आपके जैसलमेर जिले के अंदर मिलता है। तीसरा ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछेगा निम्न में से कौन सी झील आपके खारे पानी की झील है? आना सागर झील, डीडवाना झील, राजसमंद झील या फिर पिछोला झील। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। कौन सी झील खारे पानी की है, यहाँ पर यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर इसका बताइए। खारे पानी की झीलें सारी दोस्तों आपको याद करनी है, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है कि कौन कौन सी झीलें इनमें से खारे पानी की है और कौन सी मीठे पानी की है। यहाँ पे आना सागर झील की मैं बात करूँ, आपके दोस्तों अजमेर के अंदर स्थित है। अजमेर के अंदर आपकी आना सागर झील है और ये मीठे पानी की झील है। डीडवाना झील देखिए आपके डीडवाना कुचामन के अंदर है। राजसमंद झील आपके राजसमंद के अंदर स्थित है। और पिछोला की बात करूँ ये आपके उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आना सागर, राजसमंद और पिछोला ये तीनों जिले दोस्तों आपके मीठे पानी की झील है, जबकि जो डीडवाना है वो राजस्थान की दोस्तों आपके खारे पानी की झील कहलाती है। यानी कि दूसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी से होता है? गंभीरी नदी, रूपारेल की नदी, बाणगंगा या फिर गंभीरी। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। उदयनाथ की पहाड़ी से दोस्तों आपकी कौन सी नदी का उद्गम होता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में पूछा जाता है, कौन सी नदी का उद्गम आपके उदयनाथ की पहाड़ी से होता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर इसका बताइए। देखिए उदयनाथ की पहाड़ियों के बारे में मैं बात करूं, ये आपके अलवर जिले के अंदर स्थित है। अलवर के अंदर दोस्तों आपकी उदयनाथ की पहाड़ी स्थित है। एग्जाम में ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो कौन सी नदी का उद्गम आपके उदयनाथ की पहाड़ी से होता है? तो वो हो जाएगी आपकी रूपारेल नदी। रूपारेल नदी आपके उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछेगा राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? उद्योग को, कृषि को, व्यापार को या फिर कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जल्दी से आंसर बताइए। और चैनल पर देखिए बीएसटीसी 2024 की डेली क्लासेस लगाई जा रही है, ठीक है ना, जहां पे आपको राजस्थान जीके के दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं डेली। तो डेली क्लासेस आपको अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में बीएसटीसी 2024 की परीक्षा में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो मानसून का जुआ राजस्थान के अंदर दोस्तों किसको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? और क्लास के एंड में बताना दोस्तों 50 में से टोटल कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो राजस्थान में मानसून का जो जुआ है वो देखिए दोस्तों आपके कृषि को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछेगा किस मुगल शासक ने प्रतापगढ़ की जागीर को मेवाड़ रियासत से अलग किया था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। कौन सा मुगल शासक था जिसने दोस्तों प्रतापगढ़ की जागीर को आपके मेवाड़ रियासत से अलग कर दिया था, यही आपको बताना है। देखिए प्रतापगढ़ की बात करूं प्राचीन समय में दोस्तों आपके मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। मेवाड़ के अंतर्गत देखिए चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, ये जो इलाका है देखिए दोस्तों आपका उदयपुर, ये आपके मेवाड़ के अंतर्गत आता था। लेकिन प्राचीन समय में जो प्रतापगढ़ था वो भी देखिए दोस्तों आपके मेवाड़ के अंतर्गत ही आता था। और इस प्रतापगढ़ को दोस्तों जो मेवाड़ रियासत से अलग किया था वो क्या था? आपके मुगल शासक औरंगजेब ने। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया महाराणा प्रताप की मृत्यु की सूचना अकबर को किस कवि ने दी थी? अबुल फजल ने, दुर्सा आडा ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने या फिर बंदायूं ने। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। महाराणा प्रताप की मृत्यु की जो सूचना है अकबर को किसने दी थी, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। महाराणा प्रताप की बात करूं, देखिए इनकी जो मृत्यु दोस्तों वो आपके 1597 में हुई थी। चावंड के अंदर दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी। चावंड वर्तमान में आपके सलूम्बर जिले के अंतर्गत आता है। और बांडोली के अंदर दोस्तों यहाँ पर महाराणा प्रताप की 8 खंभों की यहाँ पर छतरी बनी हुई है, ठीक है ना। और महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई थी तो उसकी सूचना जो अकबर को दी थी वो दी थी दोस्तों आपके दुर्सा आडा ने, ठीक है ना, दुर्सा आडा ने की थी। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुर्सा आडा की बातें सुनकर दोस्तों अकबर भी यहाँ पर उनकी भी आंखों में दोस्तों आंसू आ गए थे। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी? जोधपुर, सिरोही, उदयपुर या फिर धौलपुर। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपूताना की दोस्तों अंतिम रियासत के बारे में आपसे पूछा गया, कौन सी रियासत थी अंतिम रियासत? तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत इनमें से कौन सी थी? तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताइए इसका। तो अंग्रेजों के साथ जो संधि की थी दोस्तों वो अंतिम जो रियासत थी वो थी आपकी सिरोही,
ठीक है ना। 1923 के अंदर याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। 1923 में दोस्तों अंतिम जो रियासत थी जिन्होंने दोस्तों अंग्रेजों के साथ संधि की थी वो थी आपकी राजपूताना की सिरोही रियासत। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगला प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया 1857 की क्रांति के समय महारावल लक्ष्मण सिंह किस रियासत के शासक थे? अलवर के, बांसवाड़ा के, डूंगरपुर के या फिर उदयपुर के? जल्दी से आंसर बताइए इसका। 1857 की जब क्रांति हुई थी दोस्तों उस समय महारावल जो लक्ष्मण सिंह थे वो कौन सी रियासत के शासक थे, यही आपको बताना है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और साथ साथ में दोस्तों सभी प्रश्नों का आंसर आपको बताते रहना ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो 1857 की क्रांति के समय जो महारावल लक्ष्मण सिंह थे दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात करूं आपके बांसवाड़ा रियासत के शासक थे। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछेगा चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा किस शासक के काल में हुआ था? महाराणा विक्रमादित्य, महाराणा रतन सिंह, महाराणा जयद्रथ सिंह या फिर महाराणा उदय सिंह? कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ का जब दूसरा शाखा हुआ था वो किसके शासन काल में हुआ था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी को यहां पर आंसर बताना है। देखिए महाराणा रतन सिंह तो देखिए दोस्तों आपके चित्तौड़ के पहले शाखे में थे और ये हुआ था दोस्तों 1301 में। महाराणा उदय सिंह की मैं बात करूं ये आपके चित्तौड़ के तीसरे शाखे में थे, ये थे दोस्तों आपके 1567 में हुआ था, ठीक है ना। और राणा विक्रमादित्य ये दूसरे में थे जब शाखा हुआ था 1534 के अंदर। पहले से शाखा था 1301 में जो आता है उस समय दोस्तों आपके किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर आक्रमण किया था। दूसरे शाखा जो था दोस्तों आपके महाराणा विक्रमादित्य 1534 में, वहां पे बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। और तीसरा जो शाखा हुआ था दोस्तों उदय सिंह के शासनकाल में, यहाँ पर दोस्तों अकबर ने आक्रमण किया था। तो चित्तौड़गढ़ का जब दूसरा शाखा हुआ था वो हुआ था दोस्तों महाराणा विक्रमादित्य के शासनकाल में, जब 1534 में बहादुर शाह ने वहां पर आक्रमण किया था। उस समय दोस्तों रानी कर्मावती ने दोस्तों वहां पर जौहर किया था, ठीक है ना। रानी कर्मावती ने वहां पर जौहर किया था। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया देव नारायण जी के बचपन का क्या नाम था? जय सिंह, उदय सिंह, गंगदेव या फिर प्रताप सिंह? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। सभी को यहाँ पर आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ पर परीक्षा के अंदर यहाँ से प्रश्न जरूर आता है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखिए प्रताप सिंह तो देखिए दोस्तों आपके संत पीपा जो थे उनका दोस्तों बचपन का नाम था प्रताप सिंह। जबकि यहाँ पर देव नारायण जी के बचपन का नाम पूछा गया है तो उदय सिंह दोस्तों देव नारायण जी के बचपन का नाम था, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछेगा निम्न में से रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था? किरीट काबरा, लीला, लीलागर या फिर चेतक? कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताइए। रामदेव जी के घोड़े का नाम इनमें से कौन सा था, यही आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। सभी को यहाँ पर आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। रामदेव जी के घोड़े का इनमें से क्या नाम था, यही आपको बताना है। तो आंसर बताइए जल्दी से इसका। तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना। और रामदेव जी की मैं बात करूं इनके जो घोड़े का नाम था दोस्तों वो था आपका लीला नामक घोड़ा जो था वो आपके रामदेव जी का था। चेतक तो देखिए आपके महाराणा प्रताप का घोड़ा था, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे पूछेगा शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य कौन सा है? घूमर, गीदड़, घेर या फिर तेरताली? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। कौन सा नृत्य इनमें से देखिए आपके शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी को आंसर देना है, यहाँ पर कोई भी पीछे नहीं रहेगा। 29वें प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों शेखावटी क्षेत्र से संबंधित जो नृत्य है वो देखिए दोस्तों आपका गीदड़ नृत्य है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछेगा प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदय सिंह या फिर राणा सांगा? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का क्या नाम था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ से क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? मीराबाई को दोस्तों आपके राजस्थान की राधा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 1458 में कुड़की में हुआ था, ठीक है ना। कुड़की के अंदर इनका जन्म हुआ था और 1518 के आसपास दोस्तों इनका जो विवाह है आपके मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र राजकुमार भोजराज के साथ हुआ था, ठीक है ना। राणा जो सांगा थे दोस्तों वो इनके ससुर थे। राणा सांगा जो थे वो आपके भक्त कवियत्री मीराबाई के ससुर थे और इनके पति का जो नाम था दोस्तों राजकुमार भोजराज था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए।
अगला पूछा गया गंगा निवास किस किले का दर्शनीय स्थल है? जालोर का किला, जूनागढ़ का किला, जैसलमेर का किला या फिर जयगढ़ का किला? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जो गंगा निवास है वो कौन से किले का दर्शनीय स्थल है यहाँ पर, यही आपको बताना है। तो आंसर बताइए जल्दी से इस प्रश्न का। सभी को यहाँ पर आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। गंगा निवास की यहाँ पर बात कर रही, कौन से किले का यह दर्शनीय स्थल कहलाता है? सभी को यहाँ पर आंसर बताना दोस्तों, गंगा निवास। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? कौन से किले का दोस्तों आपके दर्शनीय स्थल है गंगा निवास, यही आपको बताना है। साथ साथ में दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आपको आंसर देना है। तो गंगा निवास की बात करूँ, ये दोस्तों आपके जूनागढ़ के किले का दर्शनीय स्थल कहलाता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया प्रदेश का प्रथम महिला सुपरमार्केट कहां पर खोला गया था? चूरू के अंदर, सीकर के अंदर, टोंक के अंदर या फिर सवाई माधोपुर के अंदर? जल्दी से आंसर बताइए इसका। प्रदेश का प्रथम महिला सुपरमार्केट कहां पर खोला गया, यही आपको बताना है। तो आंसर बताइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताइए। प्रदेश का पहला जो है महिला सुपरमार्केट कहां पर खोला गया था? तो इसके करेक्ट आंसर की बात करूं, ये दोस्तों आपके खोला गया था कहां पर? टोंक के अंदर, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 163 या फिर अनुच्छेद 167? जल्दी से आंसर बताइए। और यहाँ पे दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों राजस्थान के सभी टॉपिक को दोस्तों कवर किया गया है, जो भी बीएसटीसी के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे राजस्थान की कला संस्कृति हो, राजस्थान का इतिहास हो, राजस्थान का भूगोल हो या फिर राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, सभी टॉपिक से दोस्तों प्रश्नों को लेकर संग्रहित करके इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये क्लास बनाई गई है, इसलिए क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और चैनल पर देखिए डेली क्लासेज होती है बीएसटीसी 2024 के लिए। अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो डेली क्लासेज आपको अटेंड करनी पड़ेगी, जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक सारी क्लासेज आपको अटेंड करनी है। तो कौन सा अनुच्छेद दोस्तों मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? तो वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 167। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राजस्थान में मिट्टी अपर्दन का सर्वाधिक क्षेत्र कहां पर पाया जाता है? सिरोही में, श्री गंगानगर में, हाड़ौती के पठार में या फिर डूंगरपुर में? जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। मिट्टी अपर्दन का जो सर्वाधिक क्षेत्र है दोस्तों वो कहां पर पाया जाता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए सर्वाधिक मिट्टी अपर्दन करने वाली अगर आपसे नदी पूछे तो सर्वाधिक जो मिट्टी अपर्दन करती है वो चंबल नदी है। चंबल नदी दोस्तों राजस्थान में दोस्तों सबसे बड़ी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो बनास नदी है, जबकि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल नदी कहलाती है। दोनों प्रश्नों में अंतर है। और राजस्थान में मिट्टी अपर्दन का जो सर्वाधिक क्षेत्र है दोस्तों वो हाड़ौती के पठार में पाया जाता है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ 4 प्रमुख जिले आते हैं। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया राजस्थान के किस जिले में लीलवाणी खान स्थित है? जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर उदयपुर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। लीलवाणी जो खान है दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, यही आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? लीलवाणी जो खान है वो कहां पर स्थित है, यही आपको बताना है। तो आंसर बताइए जल्दी से। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में सीधा उठाकर पूछ लिया जाता है। तो लीलवाणी खान की बात करूं दोस्तों ये आपके बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहां पर स्थित है? कोटा के अंदर, बूंदी के अंदर, झालावाड़ के अंदर या फिर बारां के अंदर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। भीम सागर सिंचाई परियोजना कहां पर स्थित है, यही आपको बताइए। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों क्लास को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर देना ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना की बात करूँ आपके झालावाड़ के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछेगा अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम संदेशवाहक के रूप में भेजा था? मान सिंह को, बारमल को, कमाल खां को या फिर जलाल खां को? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम संदेशवाहक के रूप में किसको भेजा था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों परीक्षा में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। तो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने देखिए 4 संदेशवाहक भेजे थे, ठीक है ना। जिसे दोस्तों ट्रिक के माध्यम से अगर आप याद रखें तो जम्मा बाटो एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। प्रथम बार दोस्तों भेजा था आपके जलाल खां को, दूसरा बार भेजा दोस्तों आपके मान सिंह को, तीसरी बार भेजा था दोस्तों भगवान दास को और चौथी बार दोस्तों भेजा था आपके जो अकबर के वित्त मंत्री थे टोडरमल, इनको चौथी बार भेजा था। लेकिन चारों ही बार दोस्तों वो अनसक्सेस रह गए थे
किसी के दोस्तों आपको समझाने पर दोस्तों महाराणा प्रताप नहीं समझे थे, उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जो सबसे पहले भेजा था अकबर ने, वो भेजा था दोस्तों आपके जलाल खां को। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1572 में देखिए जलाल खां को भेजा था, बाकी के तीनों दोस्तों 1573 में गए थे, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे पूछेगा मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? सीकर, अजमेर, अलवर या फिर कोटा? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। मेवाती बोली से संबंधित जिला इनमें से कौन सा है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, मेवाती बोली से संबंधित है जिला। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? सभी को यहाँ पर आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है। तो मेवाती बोली से संबंधित जो जिला है इनमें से देखिए अलवर इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो तीसरा ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है? रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? मूंगफली के उत्पादन के लिए कौन सी मृदा सर्वश्रेष्ठ है या फिर कौन सी मिट्टी दोस्तों सबसे बढ़िया है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। सभी को यहाँ पर आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो सभी को यहाँ पर आंसर बताएं। देखिए राजस्थान में मूंगफलियों के लिए जो प्रसिद्ध है वो राजस्थान का लूण करणसर है। लूण करणसर है, जिससे राजस्थान का आपका राजकोट भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, तो लूण करणसर को कहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों क्यों कहते हैं? क्योंकि मूंगफलियों का सर्वाधिक उत्पादन होता है लूण करणसर में, इसी कारण इसे राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं। और मूंगफली की फसल के लिए दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जो मृदा है वो है आपकी पीली मिट्टी। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया बारबरी एक प्रजाति है गधे की, भेड़ की, बकरी की या फिर ऊंट की? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। बारबरी दोस्तों इनमें से किसकी प्रजाति है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी बढ़ते इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है, तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? बारबरी के बारे में आपसे पूछा गया है, कौन से जीव की ये प्रजाति है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी बढ़ते इसका करेक्ट आंसर बताइए। और देखिए चैनल पर बीएसटीसी 2024 की क्लासेस शुरू हो चुकी है, डेली क्लासेस लगती हैं। अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं बीएसटीसी की परीक्षा में, तो डेली क्लासेस आपको अटेंड करनी है। इसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। बारबरी की मैं बात करूँ, आपके बकरी की एक प्रजाति कहलाती है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया हाथ से कागज निर्माण का कार्य दोस्तों कहां पर किया जाता है? सांगानेर में, बालोतरा में, बाड़मेर में या फिर कैथून में? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। हाथ से कागज निर्माण का जो कार्य है दोस्तों इनमें से कहां पर किया जाता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में पूछा जाता है, ये सभी को यहां पर आंसर बताना है। सभी को यहां पर आंसर बताना, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहां पर किया जाता है? तो आंसर बताइए जल्दी से। देखिए दोस्तों हाथ से कागज निर्माण का जो कार्य है वो राजस्थान में दोस्तों सांगानेर के अंदर किया जाता है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा है राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर, उदयपुर, कोटा या फिर डूंगरपुर? जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला दोस्तों इनमें से कौन सा है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर यहाँ पर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में सीधा उठाकर पूछ लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला राजस्थान में कौन सा है, इनमें से यही आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करो, देखिए उदयपुर जिला आपके दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कहलाता है। दूसरा ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही देखिए चूरू जिले के बारे में, चूरू जिला दोस्तों सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछेगा सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1959 में, 1960 में, 1962 में या फिर 1965 में? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। सीमा सड़क संगठन की जो स्थापना देखिए दोस्तों वो कब हुई थी, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी को यहाँ पर आंसर बताना दोस्तों। सीमा सड़क संगठन एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, तो जल्दी से आंसर बताइए सभी अभ्यर्थी। सीमा सड़क संगठन की मैं बात करूं 1962 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? बूंदी, पुष्कर, अजमेर या फिर जयपुर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध शहर इनमें से कौन सा है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में पूछा जा सकता है, छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध शहर इनमें से कौन सा है? सभी को आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। तो छोटी काशी की मैं बात करूं दोस्तों आपके बूंदी जिले को कहा जाता है। और बूंदी को दोस्तों आपके सिटी ऑफ स्टेप वेल्स यानी कि बावड़ियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है।
बावड़ियों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो बूंदी जिले को कहा जाता है, क्योंकि बेहतरीन बावड़िया राजस्थान के दोस्तों बूंदी शहर के अंदर स्थित है। तो छोटी काशी के नाम से भी आपके बूंदी शहर कहलाता है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया उदयपुर का मुकुटमणि किसे कहा जाता है? गोदावरी उद्यान को, जगनिवास महल को, नौ चौकी महल को, या फिर सज्जनगढ़ पैलेस व उद्यान को? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, उदयपुर का मुकुटमणि इनमें से किसको कहा जाता है, यही आपको बताना है। देखिए क्लास के एंड में बताना दोस्तों 50 में से टोटल प्रश्न आपके कितने करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। और डेली क्लासेज आपको अटेंड करनी है। उदयपुर का मुकुटमणि इनमें से किसको कहा जाता है, यही आपको बताना है। तो जो सज्जनगढ़ पैलेस व उद्यान है दोस्तों, उसको उदयपुर के मुकुटमणि के नाम से जाना जाता है। यानी कि चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था? जॉर्ज थॉमस, सर टॉमस रो, कर्नल जेम्स टोड, या फिर विलियम हॉकिंस? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी इनमें से कौन सा था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताइए इसका। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी। तो अजमेर आने वाला जो पहला अंग्रेज अधिकारी था दोस्तों, वो था आपका सर टॉमस रो। और अजमेर के दुर्ग में दोस्तों सर टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात भी की थी। जो अजमेर का दोस्तों आपके मैगजीन दुर्ग है, जिसे दौलत खाने के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर अजमेर अधिकारी दोस्तों जो अजमेर आया था सर टॉमस रो, उसने दोस्तों आपके जहांगीर से मुलाकात की थी। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया कालीबंगा सभ्यता से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? 7, 5, 8 या फिर 9? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। कालीबंगा जो सभ्यता है वहां से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, यही आपको बताना है। तो कालीबंगा देखिए दोस्तों आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और कालीबंगा जो शाब्दिक करते हैं वो काली चूड़िया, और यहाँ से जुते हुए खेतों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से दोस्तों अग्नि वेदिकाओं की मैं बात करूँ, टोटल 7 अग्नि वेदिका यहाँ से प्राप्त हुई है। यानी कि पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेवाड़ का वह शासक जिसे पितृहंता शासक कहा जाता है? मोकल, चुंडा, रायमल या फिर उदा? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। पितृहंता शासक दोस्तों मेवाड़ के इतिहास में किसको कहा जाता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो मेवाड़ में दोस्तों पितृहंता जो शासक वो आपके उदा को कहा जाता है, क्योंकि उदा ने दोस्तों अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या की थी। महाराणा कुंभा की हत्या की थी कहां पर? तो वो की थी दोस्तों कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में मामा देव कुंड के निकट दोस्तों आपके राणा कुंभा की हत्या की थी उदा ने, जिसे दोस्तों आपके मेवाड़ के इतिहास का पितृहंता शासक भी कहा जाता है। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया मुगल मेवाड़ द्वितीय संधि कब हुई थी? 1685 में, 1680 में, 1681 में या फिर 1675 में? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। मुगल मेवाड़ द्वितीय संधि कब हुई थी, यही आपको बताना है। देखिए प्रथम संधि तो हुई थी आपके 1615 में। उस समय दोस्तों वहां के जो शासक थे वो थे आपके दोस्तों अकबर के पुत्र जहांगीर और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह द्वितीय। ठीक है ना। ये तो दोस्तों 1615 की जो प्रथम संधि हुई थी, लेकिन जो दूसरी संधि हुई थी मुगल मेवाड़ की वो 1681 में हुई थी। उस समय जो शासक थे दोस्तों वो होते दोस्तों आपके जयसिंह और दूसरे शासक थे दोस्तों आपके औरंगजेब। ठीक है ना। ये इन दोनों शासकों के मध्य दोस्तों आपके मुगल मेवाड़ द्वितीय संधि हुई थी। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास का यह होने वाला अंतिम प्रश्न। यहां पर आपसे पूछा गया 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी? 15वीं, 72वीं, 34वीं या फिर 7वीं? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। और 50 में से टोटल आपके कितने प्रश्न करेक्ट हुए, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो नसीराबाद छावनी में दोस्तों 1857 की क्रांति के समय 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है आपके नियुक्त थी। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे BSTC 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।